नमस्कार, डिकोडिंग 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। इज़राइल में शांति वार्ता चल रही है। सारी पार्टियाँ वहाँ बैठी हुई हैं। भारत से भी एक मंत्री वहाँ बैठे हुए हैं। वार्ता चल रही है। क्या होगा इसका? कम से कम ये कह सकते हैं कि 20 साल से चली आ रही एक लड़ाई तो ट्रंप ने रुकवा दी, ऐसा लग रहा है। अब इस पर कई सवाल उठते हैं जिनके जवाब आज हम माँगेंगे अपने एक्सपर्ट कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी से। बहुत मशहूर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, दुनिया की हर ताले की चाबी स्ट्रैटेजी की उनके पास है। आपका स्वागत है कमांडर साहब। राकेश जी, जय हिंद, जय भारत। और आपसे बात करके और आपके साथ रूबरू होके सबसे मिलता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। कमांडर साहब, ये जो शांति की वार्ता हो रही है 20 साल बाद, तो उम्मीद तो है अच्छी रखनी चाहिए, चलिए ठीक है। तो इसका लेकिन क्या महत्व है? पहला सवाल तो ये, और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है, मौजू है, इसीलिए मैं तुरंत पूछ ले रहा हूँ, इसके कितने दिन चलने की संभावना है? जो भी शांति वार्ता होगी, कितने दिन चलेगी? क्योंकि ये रीजन ऐसा है, थोड़ा-सा रोशनी डालें। राकेश जी, सबसे पहले शुभ शुभ बोलते हैं। शुभ शुभ क्या हुआ है? शुभ शुभ ये हुआ है कि 20 हॉस्टेजेस जो हैं वो वापस आ गए हैं इजराइल के पास। बदले में इजराइल ने मोटा मोटी 2000 अपनी तरफ से बंधक छोड़े हैं, जिसमें से करीब 1700 कुछ हैं जो गाजा से उन्होंने बच्चे जो ना वहां से कैप्चर किए थे या वहां पे अरेस्ट किए थे वो हैं। लेकिन 200 हैं कट्टर टेररिस्ट हमास के, जो उनके पास उनकी जेल में हाई सिक्योरिटी प्रिजन में थे। उन्होंने अपना हिस्सा किया है। और हमेशा की तरह देखिए, इजराइल अपने एक बंधक के लिए 100 बंधक भी छोड़ने को तैयार हो जाता है, तो उन्होंने वो कर दिया है। तो बंधक एक्सचेंज हुआ है, ये अच्छी बात हुई है। दूसरी अच्छी बात हुई है कि जो शांति समझौता हुआ था और लागू हुआ था, वो फ्राइडे से लागू हुआ था, मोटा मोटी 3-4 दिन पहले से। वो शांति अभी भी बरकरार है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। तीसरी अच्छी बात यह है कि 20 टॉप लीडर्स विश्व के, एक तरह से आप मान लीजिए ट्रंप खुद, अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन, कर्स्टामर, सब के सब खुद शर्म शेख में बैठे हुए हैं ये शांति वार्ता करने के लिए। यहां पे गारंटी डॉक्यूमेंट कुछ होंगे जो साइन करेंगे कि हम गारंटी करते हैं कि समझौता होगा और शांति रहेगी। इसमें साइन करने वाले कौन होंगे? अमेरिका, टर्की, एर्दोगान की तरफ, कतर और इजिप्ट। ये 4 से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये साइन करेंगे गारंटी डॉक्यूमेंट। एक्सपेक्टेशन है। हमास इस समझौते में या इस वार्ता में हमास डायरेक्टली नहीं है। हमास का कोई रिप्रेजेंटेटिव यहां नहीं बैठा, क्योंकि इजराइल ने साफ साफ कह दिया था कि हम नहीं मानते हमास को। हमास यहां बैठेगा तो आप उसको लेजिटिमाइज करेंगे कि आपके साथ हमास बैठ सकता है। बिल्कुल। राकेश जी, आपको याद होगा पिछली बार आप ही ने बताया था कि इजराइल का दृष्टिकोण होता है जो उसका दुश्मन है उसका खात्मा। उसको ऑक्सीजन पे डालने की बात नहीं करता वो कभी। ठीक है, तो हमास को तो इजराइल मानता नहीं, मानेगा नहीं कि भाई वहां के बात करें। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू खुद नहीं है वहां पे, उनके रिप्रेजेंटेटिव है। खुद क्यों नहीं है? उन्होंने बहाना बनाया है कि भाई ये जूइश फेस्टिवल चल रहा है, हम जूइश फेस्टिवल के बीच में नहीं आ सकते। फेयर इनफ। तो ये यहाँ पे शांति वार्ता शर्म शेख में चल रही है। ये सारी अच्छी चीजें। बुरा क्या हो रहा? जब हॉस्टेज एक्सचेंज हो रहे थे विश्व के सामने, वर्ल्ड मीडिया के सामने, आपने देखा होगा, मैं तो बहुत गौर से देख रहा था, हमास अपने गाड़ियों में अपने हथियारों के साथ खुल्लम खुल्ला घूम रहा था। मतलब हमास का निहस्तीकरण कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। दूसरा,
वर्ल्ड मीडिया के सामने ये आ गया है कि हमास ने, कुछ लोग कहते हैं 200, कुछ लोग कहते हैं 250, कुछ लोग कहते हैं कुछ जो भी नंबर कहते हैं, पता नहीं क्या सही नंबर है, लेकिन काफी सारे लोगों को एक्सिक्यूट किया है, मौत के घाट उतारा है, वो भी बहुत बर्बरता से, ये बोल के कि ये लोग स्पाइस हैं, हमारे खिलाफ उन्होंने इजराइल को या हमारे दुश्मनों को खबर दी है। ये कुछ एक्सिक्यूशन वीडियोस भी इसके आए हैं कमांडर साहब, आपने देखा होगा, कुछ वीडियोस भी आए हैं इसके। बिल्कुल वीडियोस आए हैं इसके। तो ये दूसरी बुरी बात हुई है। तीसरी बात यह है कि अभी तक जो है हमास के जो पहला कदम तो हो गया, वेरी गुड, वेल डन इज हाफ बिगन, शुरुआत अच्छी तो अंत अच्छे होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रॉब्लम ये आती है कि इसका बाद क्या। अभी तक कभी कहीं किसी ने ये नहीं बोला है पैलेस्टीन अगर बनेगा तो कहां बनेगा, पैलेस्टीनियन क्या गाजा में होंगे नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उनके साथ क्या क्या सिचुएशन होगी आगे चल के, रिकंस्ट्रक्शन के दौरान कब क्या होगा। ये भी कहीं नहीं आया है कि जो पैलेस्टीनियन अगर बाहर जाएंगे पैलेस्टीन से, कौन सा मुस्लिम देश उनको लेने को तैयार है। हकीकत तो यह है ना कतर, ना सऊदी अरब, ना इजिप्ट, ना जॉर्डन, ना सीरिया, कोई इनको लेने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं लेने को तैयार? कट्टरवादी में कट्टरवादी पैलेस्टीनी है, इसीलिए कोई पैलेस्टीनियन को चाहता ही नहीं है, नहीं चाहता कि वो हमारे पास आके रहे। लेकिन क्योंकि इस्लामिक उम्मा है तो इसलिए वो इस्लामिक उम्मा इस्लामी वो कर रहे हैं। जब तक उनकी सुविधा है, जब तक उनके लिए सही चल रहा है, जब तक वो अपनी आबादी को ये चूरन चटा सकते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनकी आबादी के अंदर पैलेस्टीनी आके घुल मिल जाए। और सबसे अहम मुद्दा तो यही है, जो एक कमरे के अंदर सबसे बड़ा हाथी जो बैठा है वो है हमास। ना होकर भी हमास वहां पे है, उसको जो उसका हथियार है, ये कौन उसको ये करेगा कि उसके हथियार वापस लेगा, निहस्तीकरण कैसे होगा, इसी के ऊपर सबसे बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी चीज है, पेच तो यहीं पे फंसेगा। राकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था कि कुल मिला के मुद्दा तो फिर यही होगा, फिलिस्तीन का फिर देश कौन सा होगा। 1948 से जो मसला चला आ रहा है, कोई मुस्लिम देश ही लेने को तैयार नहीं है, तो यूरोपियन कंट्रीज तो लेंगे नहीं, हिंदुस्तान नहीं लेगा, पाकिस्तान नहीं लेगा, तो उनकी समस्या तो बरकरार रही, उनका देश नहीं उनकी है कोई। समस्या तो बरकरार है। देखिए राकेश जी, मेरा अपना मानना है कि पैलेस्टीनियन लोग जो हैं उनके लिए दो ही ठिकाने दिखाई देते हैं, कम से कम मेरी सोच में। एक है सीरिया। सीरिया में देखिए बहुत बड़ी जगह है जो खाली है, वहां कुछ नहीं है। वहां पे अगर आप पैलेस्टीनी डाल देते हैं और पैलेस्टीनी को उसी एरिया में आप एक तरह से कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, एक दायरा बना देते हैं, तो अमेरिका के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि फिर वो आईएसआईएस जो सीरिया के अंदर अपने फन फैला रहा है, और कर्ड्स जो आईएसआईएस के खिलाफ हैं, उनके साथ मिलके पैलेस्टीनियन के ऊपर निगाह रखने के बहाने वो आईएसआईएस के ऊपर काटता रहेगा, और आईएसआईएस के बहाने वो पैलेस्टीनियन के ऊपर भी आंख दबाव बना के रखेगा। एक तो ये हमास का, कमांडर साहब, हमास का क्या होगा फिर। हमास की दो समस्याएं, एक तो निशस्त्रीकरण उसका हथियार, लेकिन क्या हमास हथियार डाल देगा, क्योंकि उसे ये पता है कि इजराइल खत्म कर देगा अगर हमने हथियार डाल दिए तो। ये भी तो एक बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो राकेश जी यही है, हमास का निरस्त्रीकरण। कौन सबसे पहले तो कौन, भाई बिल्ली के गले में घंटी लगा दीजिए तो चूहे जो हैं उनको मालूम पड़ जाएगा कि बिल्ली आ रही है। बहुत ब्रिलियंट आइडिया है ये, कब तो वर्षों से चला आ रहा है, चूहा बिल्ली की कहानी है ये। लेकिन क्या आज तक चूहे ने बिल्ली के गले में घंटी डालने के लिए किसी को नॉमिनेट किया है? कौन है वो? तो अमेरिका को तो
एक प्यादा है अमेरिका के पास, वही प्यादा सऊदी अरब के पास है। उस प्यादे का नाम पास से शुरू होता है, पाकिस्तान। भाई पास है प्यादा, पास है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान है प्यादा। पाकिस्तान ने उस समय मुनीर ने चाय पी ली, लंच कर लिया, उसके बाद फिर आके मिल गए, तीसरी बार भी मिल लिए। वो बक्सा लेके गए थे सेल्समैन की तरह, आपने वो फोटोग्राफ देखी होगी कि वो दिखा रहे हैं, देखिए हमारे पास क्या बेहतरीन चीजें हैं, कि आपको है ना कॉपर चाहिए, तांबा चाहिए, ये लीजिए तांबा, ये लीजिए सोना, ये लीजिए रेयर अर्थ, ये लीजिए फलाना। वो तो ले गए थे बक्सा। उन्होंने हामी भर दी थी कि हम आपको आदमी दे देंगे, लेकिन आदमी निकालेगा कहां से पाकिस्तान? सवाल तो ये है। और क्या अब पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके बहाने पाकिस्तान को एक तरीके से हथियार मिल गया है, या एक बहाना मिल गया है कि मैं आदमी अभी नहीं दे सकता। दूसरे जिसने कहा कि मैं देने को तैयार हूं वो है इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर, जो अभी शांति वार्ता में खुद बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ साफ कहा था, अगर आप पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको मानते हैं, उसको एक देश है, उस देश को रहना, स्वतंत्र रहने की आजादी होनी चाहिए, तो आप इजराइल को भी वही आजादी दें, उसको भी वही मान्यता दें, उसको भी वही सुरक्षा दें, ताकि इजराइल भी सुरक्षित जी सके। और आपको याद होगा इंडोनेशियन प्राइम मिनिस्टर के जो स्पीच थी, उन्होंने एंड किया था ओम शांति शांति। ये है बात। मैं ये इंडोनेशिया कह रहा था तीसरा कि वोट देने को तैयार है। जी, मैं ये पूछ रहा था कमांडर साहब कि अगर इजराइल को ग्रेटर इजराइल चाहिए और हमास के लिए जाने की कोई जगह नहीं है, फिलिस्तीनियों के लिए जाने की कोई जगह नहीं है, तो ये फिर समझौता काय बात करती है? क्योंकि नहीं, और आज नहीं तो 10-15 साल बाद अशांति तो फिर से पैदा होनी है। बेशक नोबेल प्राइज ले लें ट्रंप अगले हाँ, ट्रंप के अगले अवतार को मिलेगा। इजराइल कह देखिए चुका है, राकेश, नेतन्याहू ने कहा है कि मैं तो करूंगा इनको। देखिए जहां तक अगर आज की तारीख में ये शांति वार्ता हो रही है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ी पड़ती है, वो है ट्रंप। और यहां तक लाने के लिए ट्रंप को तो नोबेल प्राइज के हकदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। मैं तो मानता हूं, मैं तो कहता हूं उनको एक नहीं दो नोबेल प्राइज दे दी। अगर वो खुश तो हम भी खुश। और काम किया है इसमें तो डेफिनेटली काम किया है। मैं तो लेकिन देखिए, हाँ बोलिए राकेश। जी, मैं बस बीच में एक चुटकी लेना चाह रहा था, क्योंकि मोदी की भी तारीफ की है ट्रंप ने, और कहीं मोदी ने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया तो ट्रंप और मोदी को इकट्ठे ना मिल जाए नोबेल अगले साल। देखिए राकेश जी, हम लोग तो ये अटकलें लगा रहे थे कि क्या पता ट्रंप नोबेल पीस प्राइज की ना सपने ही देखते रह जाएं, और यूक्रेन का अगर युद्ध रुक जाता है तो मोदी जी को ही मिल जाए। ठीक है, तो खैर वो अपनी जगह पे है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो शांति वार्ता है, ये एक बहुत बड़े ढोंग के एक तरह से रचा जा रहा है। यहाँ पे ढोंग क्या है, सब जानते हैं हमास अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा था कि हमास कैसे हथियार छोड़ दे, उसने हथियार छोड़ दिए तो वो मरा। हमास की डॉक्ट्रिन में पीस तो है ही नहीं, पीस की जगह ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं है। और वो अगर उसे पता है कि इजराइल तो मार के दम लेगा, खत्म करके दम लेगा। बिल्कुल। तो ये विडंबना देखिए कमांडर साहब कि हमास को लाने वाले भी नेतन्याहू ही थे फिलिस्तीनियों करेक्ट। को काउंटर करने के लिए, और आज उन्हीं के गले पड़ गया और ये इतनी बड़ी शांति वार्ता होने जा रही है। देखिए, जो हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं कभी कभी इजराइल के लिए भी लागू होता है, नेतन्याहू के लिए लागू होता है। अगर आपने सांप अपने घर में पाला, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पड़ोसी को डसेगा, आपको भी डसेगा। तो ये तो है ही।
हमास का क्रिएशन तो नेतन्याहू ने या इजराइल ने किया था पीएलए के खिलाफ, कि पीएलए जो है पैलेस्टाइन लिबरेशन अथॉरिटी, उन्होंने सोचा गाजा में और वेस्ट बैंक में अलग अलग अगर हो जाते हैं, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे, और क्योंकि आपस में लड़ते रहेंगे हमें तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन वो हुआ नहीं, आपस में लड़े, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन हमास जो है बिल्कुल कट्टरवादी हो गया। कमांडर साहब, इस इलाके में शिया सुन्नी वाला क्या मसला है, जरा सा हमारे दर्शकों को बताइए। राकेश जी, शिया सुन्नी एक ऐसी लड़ाई है जो चली आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि शिया और सुन्नी में कभी मेल नहीं होगा। उनका इस्लाम को देखने का नजरिया अलग है, और शिया कहते हैं सुन्नियों ने उनके साथ दगा दिया था, और इसीलिए मुहर्रम को मानते हो करते हैं और अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, और ये कहते हैं कभी ये नहीं भूलेंगे। राइट? तो शिया सुन्नी तो है। शिया कौन है? ईरान। शिया का सबसे बड़ा लीडर ईरान है, सबसे ज्यादा शिया को सपोर्ट ईरान करता है। ईरान कौन से शिया ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है? जो बड़े बड़े दो बता देता हूं, वो है हमास, सॉरी वो है हूती, और वो है हिजबुल्लाह। हूती जो है वो सुन्नी सऊदी अरब से पिछले 15 साल से लड़े जा रहे हैं। सऊदी अरब उनके ऊपर हावी नहीं हो पाया है, अभी तक उन्हें डिफीट नहीं किया है। हिजबुल्लाह को काफी हद तक डिफीट किया है इजराइल ने, उनकी टॉप लीडरशिप उड़ा दी है, उनके मिडिल लेयर लीडरशिप का उड़ा दिया है, और हिजबुल्लाह को दबा के रखा गया है सीरिया के अंदर, जॉर्डन के अंदर, लेबनान के अंदर। ठीक है, लेबनान में खास करके। हमास जो है वो सुन्नी है, लेकिन ईरान हमास को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके लिए जो शैतान है इजराइल और बड़ा शैतान यूएस, हमास उनके खिलाफ लड़ता है। इसलिए वो हमास को पैसे देता है, हथियार देता है, टनल बनाने के लिए उसने मदद की है, टनल बनाने के लिए चीनियों तक को उसने भेजा है, या चीनियों से भी समझौता करा के वहां भेजा है। इसीलिए तो हमास ने इतने सारे टनल्स बना के रखे हैं, इतने बड़े टनल्स हैं कि आप उसमें ट्रक चला सकते हैं, या कम से कम छोटी गाड़ियां तो चलती ही, मल्टी लेयर्स में है ये टनल्स। तो ये प्रॉब्लम है। बाकी जो वहां पे जो मेन अरब देश हैं, ये सारे सुन्नी हैं। इनमें बैरलवी सेक्ट के भी हैं, देवबंदी भी हैं, और देवबंदी से और भी आगे बढ़ के भी पहुंच जाते हैं। तो ये सारा का सारा तो यहाँ पे है। और एक में छोटा सा सवाल है मेरा, कि क्या प्रोबेबिलिटी आपको लगती है ये जो शांति समझौता हो रहा है, ये प्रासंगिक है, लॉजिकल है, टिकेगा नहीं टिकेगा, फायदा है नहीं फायदा है, थोड़ा सा इस पर बता दें। राकेश जी, इसमें बहुत बड़े फायदे हैं और सबके फायदे हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं इजराइल से। इजराइल चाहता है हमास को खत्म किया जाए, लेकिन उससे तकलीफ ज्यादा ना हो। हमास को, अगर आपने हमास को निरस्तीकरण कर दिया हमास का, तो हमास खत्म होगा। इजराइल का उल्लू सीधा। सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, टर्की, ये सारे के सारे क्या चाहते हैं भाई? वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनको ये कह सके कि आपने मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े नहीं हुए थे। लेकिन वो पैलेस्टीनियन और हमास को भी नहीं चाहते कि वो अपने देश में आके बैठे। उनको एक बहुत बढ़िया मौका मिल जाता है कहने के लिए, देखिए हमने कितनी मेहनत की, कितने पैसे दिए, कितना सब कुछ किया, डोनाल्ड ट्रंप को ले ला के मिस्र में लेके आए। ये मत भूलिए, ये समझौता जो ये वार्ता कहां हो रही है? मिस्र में हो रही है, कतर में नहीं हो रही है। और मिस्र में बहुत बड़ा स्टेक है मिस्र का, इजिप्ट का, क्योंकि इजिप्ट गाजा पट्टी के साथ उसका बॉर्डर है। और अगर यहां से पैलेस्टीनियन गाजा पट्टी से निकलेंगे तो कहां जाएंगे? मिस्र में। और जब लड़ाई चल रही थी, मिस्र ने अपना बॉर्डर बंद कर रखा था, राफा क्रॉसिंग बंद थी, उसने पैलेस्टीनियन को आने नहीं दिया अपने देश के अंदर, बल्कि कैंप बना के अलग रखा, लेकिन देश में नहीं आने दिया।
तो इन सब का वो लू सीधा होता है ये कह के कि हमने ये सब किया है, अगर कोई इसका जिम्मेदार है वो है हमास। अब अगर इजराइल हमास को खत्म करेगा तो हम क्या करें? ट्रंप को बहुत बड़ा फायदा है भाई, ट्रंप को तो रिवेरा बनाना है, रियल एस्टेट, उसको तो पूरी गाजा पट्टी मिलती है। यूरोप, सऊदी अरब, इंडिया, हम सबका बहुत बड़ा फायदा है। आईमेक आगे जाएगा। आईमेक के लिए बहुत अहम है कि आप हाइफा पोर्ट को कनेक्ट कर सके। हाइफा पोर्ट कौन ऑपरेट करता है? अडानी। पहले चीन को मिला था कॉन्ट्रैक्ट, चीन को निकाल दिया गया, अब अडानी ऑपरेट करता है। लास्ट हिस्सा जो है रेलवे ट्रैक का, वो फंसा है गाजा की वजह से। अगर ये समस्या सॉल्व हो गई और वो ट्रैक बन गया तो सबके सब खुश, वो भी हो तो जाएगा। सब खुश। कमांडर साहब, बिल्कुल कमांडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस जटिल समस्या पर रोशनी डाली। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में हमें फिर बैठना होगा इस पर अपडेट के साथ, जो बातचीत चल रही है शर्म एल शेख में, उसका क्या हुआ और उसके क्या नतीजे होंगे, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 1-2 दिन बाद कुछ होगा तो समझ में आएगा। आप आए बिल्कुल। हमारे शो में, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।